अस्सलाम वालेकुम लेजेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस्कीमिया, परफ्यूजन सिंड्रोम और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने शॉक की बात की थी कि शॉक क्या होता है, और इसमें हम इस्कीमिया परफ्यूजन सिंड्रोम की बात करते हैं फर्स्ट। ठीक है, एक होती है परफ्यूजन। परफ्यूजन ये होती है कि हमारा जो ऑक्सीजन की सप्लाई है टिश्यूज़ में, उसको बोलते हैं सिंपली वर्ड्स में परफ्यूजन। ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड परफ्यूजन। ठीक है, अगर ये कम हो जाती है और टिश्यूज़ जो है उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, तो हम इसको बोलते हैं कि इस्कीमिया है या शॉक हो गया है। ठीक है, इस्कीमिया, शॉक, ये दोनों तकरीबन सेम टर्म्स हैं। ठीक है, और अगर एक और टर्म होती है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है, उसमें भी ऑक्सीजन की सप्लाई टिश्यूज़ को कम हो रही होती है, लेकिन उसकी काजेज़ काफ़ी सारी और हो सकती हैं। लाइक एज इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन कम है, लाइक एज 21% जो है ऑक्सीजन इन द इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है उसमें 21% ऑक्सीजन होगी तो ही हमारे पास जो वेंटिलेशन है उसके थ्रू ऑक्सीजन बॉडी के अंदर इंटर हो सकेगी और टिश्यूज़ को प्रॉपर सप्लाई हो सकेगी। इसके अलावा ब्लड का कंप्लीट होना ज़रूरी होता है, एंजाइम्स का कंप्लीट होना ज़रूरी होता है। अगर इनमें से कोई भी एक स्टेप पर कहीं भी कोई भी इशू हो तो हम उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। ठीक है, हाइपोक्सिया को मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया ऑलरेडी एक वीडियो में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट परफ्यूजन ये है कि हमारी ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यूज़, और अगर ये टिश्यूज़ का प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही होती तो इस कंडीशन को हम शॉक भी बोलते हैं और हम इस्कीमिया भी बोलते हैं। ठीक है, देन है हमारे पास रीपरफ्यूजन। ठीक है, जब परफ्यूजन कम हो जाती है, यानी मीन के ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यूज़ कम हो जाती है, इट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द लेस ब्लड। ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन है, उनमें मजीद हम इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर हम ये बात करें कि जो ऑक्सीजन सप्लाई है टिश्यूज़ तक कम हो जाती है, तो इसको कहते हैं कि डिक्रीज्ड परफ्यूजन। ठीक है, देन है रीपरफ्यूजन। रीपरफ्यूजन का मतलब ये है कि एक दफ़ा पूरी की पूरा सिस्टम या ऑक्सीजन सप्लाई जो है टिश्यूज़ तक बंद हो गई है, उसके बाद अगेन सप्लाई स्टार्ट हो जाने को बोलते हैं रीपरफ्यूजन। ठीक है, ये सिंपल सी और उसके एंटी टर्म है। ठीक है, देन हमारे पास है रीपरफ्यूजन इंजरी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रीपरफ्यूजन इंजरी क्या है कि हमारे पास जब टिश्यूज़ जो हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, तो वो अपने आप को एडजस्ट करने की ट्राई करते हैं नॉन ऑक्सीजन केस में। ठीक है, मीन के हमारे पास जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि पायरोवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, एरोबिक से एनएरोबिक में चला जाता है। सारे के सारे जितने भी हमारे पास आयंस हैं वो सारे के सारे रिवर्स हो जाते हैं ड्यूरिंग परफ्यूजन स्टेट। ठीक है, जब परफ्यूजन कम होती है, तो जब रीपरफ्यूजन होती है उस दौरान जब ऑक्सीजन सडनली सप्लाई होती है और तेज़ी के साथ ब्लड जाता है, तो तेज़ी के साथ ब्लड जाने से हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होते हैं। सेकंड ये है कि जितने भी आयंस रिवर्स हुए थे वो सारे के सारे अपनी नॉर्मल कंडीशन में आना स्टार्ट होते हैं, और हमारे पास जो एरोबिक कंडीशन से एन एरोबिक कंडीशन से सेल अगेन एरोबिक कंडीशन में आता है। इन सारी चेंजेस के दौरान हमारे जो सेल होते हैं वो इंजर्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन सप्लाई ना होने की वजह से सेल ने या टिश्यूज़ ने खुद को एडजस्ट किया था ऑक्सीजन अब्सेंस की कंडीशन में। ठीक है, लेकिन जब दोबारा स्टार्ट हो गई परफ्यूजन, तो इस कंडीशन में उनको अपनी ओरिजिनल हालत में आने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा। ठीक है, उस दौरान जो है हमारे पास सेल की इंजरी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं रीपरफ्यूजन इंजरी। होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। ठीक है, देन हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक। शॉक की कितनी क्लासिफिकेशन हो सकती हैं और उनकी काजेज देखते हैं क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं। ठीक है, फर्स्ट वन है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक को बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। कौन सी 2 टाइप्स हैं? एक है हेमोरेजिक और एक है नॉन हेमरेजिक। ठीक है, हेमरेज में ऐसा होगा कि किसी भी जगह पर हमारी जो ब्लड वेसल है वो डैमेज होती है और ब्लड जो है आउट ऑफ द बॉडी चला जाता है, तो इसमें हमारा ब्लड की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपरली हमारे हीमोग्लोबिन, मीन के ब्लड कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी। हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई टिश्यूज तक कम हो जाएगी। ठीक है, एक तो टाइप ये है कि हमारे पास जो हेमोरेजिक है इसमें ब्लड लॉस हो जाएगा और हेमोरेजिक कंडीशन में हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट है नॉन हेमरेजिक। ठीक है, हाइपोवॉल्यूमिक मतलब वॉल्यूम, जो ब्लड का वॉल्यूम उसका कम हो जाना। ठीक है, नॉन हेमरेजिक कंडीशन जो है उसमें क्या होगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि हमारे पास वोमिटिंग हो जाती है, डायरिया हो जाता है, या हमारे एक बॉडी की कंडीशन होती है जिसमें पसीना बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाता है, या इसके अलावा हमारे पास और कंडीशंस होती हैं लाइक एज इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, इस तरह की कई और भी कंडीशन है जिनमें हमारा जो वॉल्यूम है ब्लड का वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन हेमोरेजिक कंडीशन। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक चीज़ है और इसकी काजेज़ मैंने आपको बता दी। ठीक है, या इसके अलावा जो है हमारे पास
हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के बारे में इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमारे पास मोस्ट कॉमन जो शॉक होता है वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है, क्योंकि गर्मियों के दौरान मोस्टली शॉक जो होता है वो हाइपोवॉल्यूमिक होता है, क्योंकि इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, ठीक है। और बाकी जितनी भी कंडीशंस हैं हमारे पास शॉक की, इन सारी कंडीशन में अ लिटल अमाउंट ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक इज़ ऑलवेज बी देयर, ठीक है। इनमें से अगर कोई भी शॉक होगा तो हमारे पास हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की कोई ना कोई कंडीशन वहाँ पे होगी ज़रूर, ठीक है। देन हमारे पास है नेक्स्ट कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है? इस कंडीशन में जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को प्रॉपरली पंप करना कम कर देता है, ठीक है। जब ब्लड जो है वो प्रॉपरली टिश्यूज़ तक जो हार्ट है वो ब्लड को प्रॉपरली पंप नहीं करेगा और जो ब्लड है वो टिश्यूज़ तक प्रॉपर नहीं जा पाएगा। इसके प्रॉपर ना जाने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस होने से इस्कीमिया प्रोड्यूस होगा, जिसको हम शॉक की कंडीशन भी कहते हैं, ठीक है। इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं कि अरिथमिया हो सकता है, कार्डिक इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास वाल्व की कोई डिजीज़ हो सकती है, जिसमें हमारे जो वाल्व हैं, हार्ट वाल्व जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और वो जो है ब्लड को प्रॉपरली पंप करने में हेल्प नहीं करते। मीन के जो वेंट्रिकल फिलिंग होती है उसको प्रॉपर फिलिंग नहीं होने देते या ओवर फिलिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हार्ट है वो प्रॉपर पंप नहीं कर पाता ब्लड को, ठीक है। इसके अलावा एंडोजीनियस काजेज़ हो सकती हैं, लाइक एज हमारे पास जो बैक्टीरियल है या ह्यूमरल एजेंट्स होते हैं वो जो स्पाइसेस रिलीज़ करते हैं, बैक्टीरिया जो है वो रिलीज़ करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स, या हम कह सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास एक्सोजीनियस फैक्टर हो सकते हैं, जैसा कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकते हैं कि एक आदमी बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा रहा है, उसकी वजह से उसके हार्ट को प्रॉब्लम हो सकता है। या इसके अलावा हमारे पास हो सकता है कि ड्रग एब्यूज़, मीन के कोई बंदा ड्रग्स लेता है, नई नशा करता है, तो उसमें भी ये हो सकता है कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। होप सो कि ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया, ठीक है। इसके अलावा ऐसा है कि कंडीशन ऐसी हो सकती है कि लाइक एज अगर किसी भी पेशेंट को है कार्डियोजेनिक शॉक को, तो उसका जो बेस्ट एविडेंस होगा जो आपको देखना होगा वो ये होगा कि उसको एडीमा होगा, ठीक है। एडीमा क्यों होगा? क्योंकि हार्ट जो है वो प्रॉपरली ब्लड को टिश्यूज़ की तक नहीं पहुंचा पा रहा, ठीक है। तो हमारा जो अगेन ब्लड वापस हार्ट की तरफ आ रहा है, लाइक एज ये सर्कल देखें, ये हार्ट, ठीक है, हार्ट से टिश्यूज़ तक जा रहा है, टिश्यूज़ से वापस हार्ट से फिर लंग्स में जा रहा है और लंग्स से वापस आ रहा है, ठीक है। ये एक प्रॉपर नॉर्मल सा सिंपल सी डायग्राम मैंने क्रिएट की, ठीक है। तो अभी देखें, हार्ट से जो टिश्यूज़ तक ब्लड जा रहा है ये प्रॉपर वो सप्लाई नहीं कर पा रहा, यानी हार्ट जो है वो फेल हो रहा है अपने काम करने में। तो अगर ये फेल हो रहा है तो यहाँ से जो ब्लड वापस जा रहा है वो तो प्रॉपर नॉर्मल है, तो यहाँ पे जाएगा और फिर क्या होगा, ये जो अपना ब्लड है ये हमारे लंग्स की तरफ पुश कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास एक कंडीशन ऐसी आएगी जब यहाँ पे आके ब्लड आना स्टॉप हो गया, ठीक है। अभी देखें ये पुश कर रहा है लंग्स की तरफ, तो लंग्स में जो है एडीमा हो जाएगा, जिसको हम पल्मोनरी एडीमा कहते हैं। और हमारे पास यहाँ पे आगे ब्लड नहीं आ पा रहा और यहाँ वाला वापस भी नहीं जा पा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे आगे ऑलरेडी ये फिल हो चुका है, ये जगह भी फिल हो चुकी, तो यहाँ पे टिश्यूज़ में ब्लड कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये जनरलाइज्ड एडिमा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास टिश्यूज़ में भी एडिमा हो सकता है और सिस्टमैटिक टिश्यूज़ में भी एडिमा हो सकते हैं और पल्मोनरी सिस्टम में भी एडिमा हो सकता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक एविडेंस है फॉर दी कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या होता है? इस कंडीशन में हमारे पास जो प्री लोड है वो कम हो जाता है। प्री लोड क्या होता है? अभी इसको देखें, ज़रा गौर से समझें। ये देखें, हमारे पास जो हार्ट है, ये एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम मैंने क्रिएट किया, ठीक है, और ये वेंट्रिकल नीचे, ठीक है। अभी क्या है कि जो हमारे पास प्री लोड है, प्री लोड का मतलब ये होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है उससे पहले जो फिलिंग है हार्ट के अंदर उसको प्री लोड बोलते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इतनी फिलिंग है और ये हार्ट जो है ये प्रॉपरली ब्लड को पुश कर देता है एओर्टा में और पूरी बॉडी में चला जाता है ब्लड, लेकिन अगर ये प्री लोड जो है ये कम हो जाए, मीन के यहाँ तक आ जाए, तो ये जो वेंट्रिकल फिलिंग ही कम हुई है तो ये ब्लड को पूरा प्रॉपरली थ्रो नहीं कर सकेगा बॉडी के अंदर, इसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। इसके काजेस क्या हो सकते हैं? इसके काजेस हो सकती हैं टेम्पोनेट। टेम्पोनेट क्या होता है? कार्डिक टेम्पोनेट, कार्डिक के अराउंड जो कैविटी होती है उसमें फ्लूइड का भर जाना, ठीक है। इसके अंदर फ्लूइड भर जाएगा तो जो कंप्लीटली रिलैक्स नहीं होगा, कंप्लीटली रिलैक्स ना होने की वजह से ब्लड इसके अंदर प्रॉपरली इंटर नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा हो सकती है हमारे पास न्यूमोथोरैक्स हो सकती है या मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो लंग्स से पल्मोनरी वेन आ रही है हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर, तो उसके अंदर कोई अगर एम्बोलिज्म बन जाता है तो एम्बोलिज्म से क्या होगा कि ब्लड जो लंग्स से हमारे
लेफ़्ट एट्रियम में आ रहा है वो आना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसको पल्मोनरी एम्बुलस बन गया है और जिसकी वजह से ब्लड नहीं आ पा रहा, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि प्री लोड के कम होने की वजह से हमारी कार्डिक आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या होता है कि इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि कार्डियोवास्कुलर रिस्पॉन्स का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर पैटर्न चेंज होने का क्या मतलब है कि हमारे पास नॉर्मली जब एक हार्ट के अंदर कंप्लीट ब्लड सप्लाई हो रही होती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मीन कि हमारा जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है और ऑल हार्मोन्स जो है वो प्रॉपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है इसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो हार्ट है उसके ऊपर काम करने वाले डिफरेंट रिसेप्टर्स या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या ब्रेन इंजरी, इनमें से कोई भी किसी भी पॉइंट पर अगर कोई भी इंजरी होगी तो उस कंडीशन में हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपरली कभी ब्लड को बहुत ज़्यादा पुश कर देगा, कभी कम पुश कर देगा, ठीक है। तो इन कंडीशन में भी हमारे पास शॉक क्रिएट हो सकता है, क्योंकि कभी ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कभी ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों कंडीशन में हमारे पास, या जो स्टार्ट में हमने डिस्कस किया कि इस्कीमिया परफ्यूजन सिंड्रोम भी हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास एंडोक्राइन शॉक। एंडोक्राइन शॉक वेरी इजी, हमने अगर आपने शॉक को अच्छी तरह पढ़ाया तो एंडोक्राइन शॉक की ये जो क्लासिफिकेशन है ये भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। क्या है कि हम जो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है, ठीक है, इसके अलावा कार्डियोजेनिक शॉक होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है, उनको अगर कंबाइनली बोलें तो ये एंडोक्राइन शॉक है, ठीक है। क्योंकि कंबाइनली इसलिए बोल रहे हैं कि जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं ब्लड के रिलेटेड वो सारे के सारे कंट्रोल होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम से, ठीक है। और अगर एंडोक्राइन सिस्टम ही नॉर्मल नहीं होगा या एबनॉर्मल हो जाएगा तो इसमें ये सारे के सारे जितने भी काम कर रहे थे, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, कार्डियोवास्कुलर शॉक या डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, ये तीनों चारों जो भी हैं ये सारे के सारे एंडोक्राइन के डिस्टर्ब होने की वजह से ये डिस्टर्ब होंगे और इनके डिस्टर्ब होने की वजह से हमारे पास शॉक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसकी डिफरेंट काजेस हो सकती हैं, बट मेनली ऐसा है कि हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है या हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड्स जो होते हैं वो ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे प्रॉपर ब्लड फ्लो को डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ द शॉक एंड हमारे पास इस्कीमिया परफ्यूजन सिंड्रोम। क्विकली रिव्यू करते हैं कि क्या पढ़ा हमने। परफ्यूजन पढ़ा, परफ्यूजन में ऐसा होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई टिश्यूज़ तक कम हो जाती है। इस कंडीशन में रीपरफ्यूजन होती है कि अगर परफ्यूजन में ऑक्सीजन कम होती है तो रीपरफ्यूजन में ऑक्सीजन प्रॉपर होना स्टार्ट हो जाती है। रीपरफ्यूजन से इंजरी होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे जो जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे के सारे उल्टे चल रहे होते हैं ऑक्सीजन की अब्सेंस की वजह से, और जब दोबारा ऑक्सीजन सप्लाई होती है तो वो सारे के सारे अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी इंजरीज हो जाती हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रीपरफ्यूजन इंजरी। देन हमने बात की क्लासिफिकेशन ऑफ द शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक ये होता है कि जिसमें वॉल्यूम ब्लड का कम हो जाता है। कार्डियोजेनिक शॉक वो होता है जिसमें हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को प्रॉपर्ली सप्लाई पुश नहीं कर पाता वेसल्स के अंदर। और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास प्री लोड जो है हार्ट का वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो कम पुश होता है वेसल्स के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है, इसके अंदर जो हमारा ब्रेन, स्पाइनल कार्ड या डिफरेंट किस्म के रिसेप्टर्स डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट बॉडी के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट हो सकते हैं और शॉक क्रिएट हो सकता है। और एंडोक्राइन जो है वो सारे के सारे इन शॉक्स को कंट्रोल कर रहा होता है, या सॉरी इन सारे सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा होता है। तो एंडोक्राइन जब डिस्टर्ब होगा तो ये सारे के सारे शॉक ही हमारे पास शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर इस सारे लेक्चर के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें। I will respond you as soon as possible. Thank you doctors. Allah Hafiz.